नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा भारतीय स्मृतियों के ऊपर जो है वो आधारित है, यानी कि भारतीय स्मृतियों के ऊपर जो है वो आज का सेशन जो है वो आधारित है और आज हम इसके ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 200 ईसा पूर्व के बाद जो है वह धर्मसूत्रों के स्थान पे जो है वह स्मृतियों ने जो है वो उस स्थान को जो है वो ग्रहण कर लिया था। उसके बाद जो है स्मृतियों का जो है वो काल देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि स्मृतियां जो हमें ज्यादातर जो धर्मसूत्र हमें जो है वो देखने को मिले हैं वो हमें गद्य में देखने को मिले हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जो स्मृतियां हमें प्राप्त हुई हैं वो हमें पद्य में देखने को मिल जाती है। अपवाद स्वरूप हमें जो विष्णु स्मृति है, यानी कि जो विष्णु स्मृति है वो हमें पद्य में देखने को मिल जाती है, गद्य में देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से हमें स्मृतियों के बारे में ये एक प्रारंभिक बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। पहले आज हम स्मृतियों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, कौन सी स्मृतियाँ कब इनका जो है वो कह सकते हैं कि रचना हुआ है और कौन सा इनका समय हमें देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पहला हमें स्मृति देखने को मिलता है वो है हमारा मनुस्मृति। मनुस्मृति का जो हमें समय देखने को मिलता है वो हमें मौर्योत्तर काल में देखने को मिल जाता है, यानी कि आप देखेंगे इसकी जो रचना हुई है वो मौर्योत्तर काल में मनुस्मृति की जो है वो रचना हुई है। उसके बाद आपको बता दूं कि गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में हमें जो है वो हमें 5 स्मृतियां जो है वो देखने को मिल जाती है। पहला जो है वो हमारा याज्ञवल्क्य है, दूसरा जो है वो नारद स्मृति है, तीसरा है पारसार स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 5 स्मृतियां जो है वो हमें गुप्त काल में देखने को मिल जाती है, जिनकी रचना गुप्त काल में हुई है। आपको बता दूं कि जो देवल स्मृति में प्राप्त होती है, जो देवल स्मृति में प्राप्त होती है ये हमें 12वीं शताब्दी में जो प्राप्त हो जाती है। आप देखेंगे कि 12वीं शताब्दी के आसपास जो है वो पूर्व मध्यकाल में हमें यह स्मृति जो है वह प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो स्मृतियां हैं इनका हमें ऐसे कालखंड जो है वह देखने को मिल जाता है। तो पहले आपको बता दूं कि जो हमें सबसे प्रसिद्ध स्मृतियों में, यानी कि जो यह स्मृतियां हैं इनमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो हमें मनुस्मृति जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी कि जो मनुस्मृति है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध है और इसको जो है वो मानव शास्त्र भी कहा जाता है, यानी कि मनुस्मृति को जो है वो मानव शास्त्र कहा जाता है और ये सबसे प्राचीन हमें स्मृति देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो हमें कात्यायन की स्मृति देखने को मिलती है इसमें हमें भूमि स्वामित्व, यानी कि जो भूमि स्वामित्व है उस पर जो है वह राजकीय सिद्धांत का जो हमें प्रतिपादन है वो हमें इसमें कात्यायन स्मृति में देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि विष्णु पुराण में जो है वो सती प्रथा का जो हमें पहली बार आपको बता दूं कि उल्लेख जो है वो हुआ है, यानी कि सती प्रथा का उल्लेख जो है वो हमें विष्णु पुराण में देखने को मिल जाता है। कि विष्णु पुराण में हमें सती प्रथा का जो है वो वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि जो स्मृतियां हैं इनके ऊपर जो है टीकाकार जो हमें प्रसिद्ध स्मृतियां देखने को मिल गई याज्ञवल्क्य और मनुस्मृति, उनमें आप देखेंगे कि इनके ऊपर जो है टीका भी लिखे गए हैं। हम थोड़े से टीका के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, जो टीका लिखे गए हैं इनके ऊपर हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि टीका लिखे गए हैं, संशोधन किया गया है उनको हम टीका कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो मनुस्मृति पर के जो हमें टीकाकार देखने को मिलते हैं वो हमें 3 भागों में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। हमें जो 9वीं सदी में जो प्राप्त होते हैं टीकाकार उनका नाम है भारुचि और मेधान तिथि। भारुचि और मेधान तिथि जो है वो हमें 9वीं शताब्दी में जो है वह टीकाकार मनुस्मृति के देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे गोविंद राज जो है वो हमें 11वीं से 12वीं शताब्दी में जो है वो इन्होंने जो है वो इस पर टीका अपना जो है वो लिखा था। उसके बाद आप देखेंगे कल्लुक भट्ट का जो है वो हमें 12वीं शताब्दी में जो है वह टीका प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें टीका के ऊपर जो है वो यह जानकारी जो है प्राप्त होती है मनुस्मृति के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे याज्ञवल्क्य की जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसके ऊपर जो है वो कौन कौन से टीकाकार हुए हैं। तो आपको बता दूं कि विश्व स्वरूप जो है हमें देखने को मिलते हैं 11वीं से 12वीं शताब्दी में, और विज्ञानेश्वर हैं और विश्वरूप जो है वो हमें 11वीं से 12वीं शताब्दी में जो है वह प्राप्त हो जाते हैं कि इन्होंने इस पर जो है वह टीका इन्होंने लिखा है। उसके बाद आप देखेंगे अपरार्क जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिनका समय हमें देखने को मिलता है हमें 12वीं शताब्दी में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि जो अब ये तो हमने देखा कि इनके टीकाकार के ऊपर जो ये टीकाकार के बारे में पता चलता है। उसके बाद आप देखेंगे अपार्क जो है वो कोकण के एक शिलाहार वंश के जो है वह शासक थे। जो अपार्क थे जिन्होंने इस पर टीका लिखी 12वीं शताब्दी में, वह जो है वह कह सकते हैं कि कोकण के एक हमें शिलाहार वंश देखने को मिलता है जिसका नाम है शिलाहार वंश। शिलाहार वंश के जो है वह एक शासक के रूप में हमें यह देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि विश्वरूप जो है, जो हमने यहाँ पे विश्वरूप के बारे में जो है चर्चा करी, इनकी जो टीका है इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें बाल क्रीड़ा देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि इनके जो टीका जो इन्होंने ग्रंथ लिखी है इसके ऊपर उसका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो हमें बाल क्रीड़ा देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमारी जो स्मृतियाँ थी
हमने आज इनके ऊपर जो है पूर्ण रूप से जो है चर्चा करी और हमने इनके ऊपर जो है जानने का प्रयास किया किस प्रकार से स्मृतियां हैं और इनके बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, चलते हैं। जय हिंद।